हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो ये वांगशन फैन फिक्शन होने वाली है एंड ओमेगा वर्स होगी। ओके, तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना एंड प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो और लाइक तो उससे भी कम करते हो। प्लीज़ यार कर दिया करो ना। हाँ, आपको पता है आप कमेंट एंड लाइक नहीं करेंगे तो फिर मुझे कैसा अच्छा लगेगा एंड फिर मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन ही नहीं मिलेगी। प्लीज़ कर दिया करो। आई होप कि आप करेंगे। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो फैन फिक्शन का नाम है द डबल। ओके, तो फर्स्ट पार्ट जैसा भी लगे कमेंट करके बता देना। चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी मैंशन को दिखाया जाता है, जो कि वी मैंशन है। एंड इस बड़े से मैंशन के अंदर नाइट के टाइम में एक क्यूट सा पर्सन सोया हुआ था, जो कि बहुत ही प्रीटी था एंड उसके फेस पर हेयर्स आ रहे थे एंड जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था। एंड उसके पास में ही एक रैबिट भी सोया हुआ था एंड उसके हाथ में बोल सकते हैं एक प्यारा सा ब्लू कलर का टेडी बियर था, जिसे उसने हक किया हुआ था। एंड इस लड़की की उम्र बोल सकते हैं 20 के आसपास थी एंड वो तो बहुत ही प्रीटी था। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो जाती है एंड मॉर्निंग के 5 बजे हुई थे, तभी एक आवाज़ आती है चिल्लाते हुए, कहाँ मर गए तुम? क्या अभी तक उठे भी नहीं हो? ये सुनने के बाद जो पर्सन बेड पर सोया हुआ था अचानक से वो उठ जाता है एंड वो उठकर इधर उधर देखता है। तभी उसे फिर से आवाज़ आती है, आज तुम फिर से लेट हो। ये सुनने के बाद वो लड़का अपने सामने वॉल पर जो खड़ी थी उसे देखता है, तो उसके अंदर 6 बज चुके थे एंड वो डर के मारे जल्दी से बेड से उठता है एंड वो भागते हुए घर के अंदर आता है। उस बड़े से मैंसन के अंदर आने के बाद वो देखता है कि एक लेडी काउच पर बैठी हुई थी एंड वो बहुत ही गुस्से में लग रही थी। जैसे ही वो औरत देखती है उस पर्सन को अपने सामने खड़े हुए, तो वो उसकी ओर गुस्से में देखती है और बोलती है कि कहाँ मर गए थे तुम? हाँ, तुम महाराजाओं की तरह इतने लेट तक कैसे उठ सकते हो? हाँ, जानते भी हो पूरे 15 मिनट लेट हो चुकी है मेरी कॉफ़ी एंड लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा मुझे। ये बोलकर जो लेडी वहाँ सोफे पर बैठी हुई थी वो उठ जाती है एंड गुस्से में उस पर्सन को देखती है और बोलती है, यू इडियट वी। ये बोलकर वो एक सर्वेंट को देखती है एंड बोलती, यहाँ आओ तुम। वो सर्वेंट जैसे ही देखता है उस मैडम को तो वो भाग कर आता है और बोलता है, जी मैडम यू। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट को देखती है मैडम यू एंड घूर कर और बोलती है कि जाओ मेरी स्टिक लेकर आओ। ये सुनने के बाद वी जिंग बहुत बुरी तरह से डर से कांपने लगता है। वो सर्वेंट भी फिर एक बार मुड़कर विंग को देखता है एंड मैडम यू बोलती है, जाओ, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वो सर्वेंट डर के मारे कांपने लगता है एंड भाग कर जाता है वहाँ से एंड मैडम यू की स्टिक को लेकर आता है। वी जिंग कांपते हुए चुपचाप वहीं पर खड़ा हुआ था एंड वी जिंग को डर लग रहा था। वी जिंग सोचता है अपने मन में, अब क्या होगा? मुझे मुझे फिर से मार पड़ेगी। मैं कैसे लेट हो गया? शायद मैं कल देर से सोया था, काम करके थक गया था इसीलिए नहीं उठ पाया। मैं क्या करूं? तभी वो सर्वेंट भाग कर आता है एंड फिर मैडम यू को देखता है। मैडम यू बोलता, मुझे दो। एंड वो पर्सन जो सर्वेंट था वो उस स्टिक को मैडम यू को देता है। मैडम यू उस स्टिक को अपने हाथों में लेती हैं एंड वो वीइंग को घूर कर देखती हैं और बोलती है, अपना हाथ आगे करो। वीइंग आंसू भरी आंखों से मैडम यू को देखता है एंड जो मैडम यू थी वो बोलती है, सुना नहीं तुमने? वीइंग डर जाता है एंड वो डरते हुए अपने छोटे छोटे हाथों को आगे कर देता है एंड मैडम यू गुस्से से अपने हाथों में उस स्टिक को लेती है एंड वो कसकर एक स्टिक से वीइंग के हाथों पर वार करती है। वीइंग कसकर चिल्लाता है एंड फिर वो मैडम यू को देखता है। वीजिंग का हाथ स्टिक पड़ने की वजह से पूरा रेड हो गया था एंड वो बहुत बुरी तरह से पेन के अंदर था। वीजिंग का हाथ पूरी तरह से सुन्न पड़ गया था। ऐसा लगा कि जैसे मानो वीजिंग अपना हाथ ही नहीं फील कर पा रहा हो। इसके बाद मैडम यू देखती है और बोलती है कि जाओ एंड अगर 1 मिनट और मेरी कॉफ़ी लेट हुई तो देख लेना, तुम्हारे दूसरे हाथ पर भी इसी से मैं मारूंगी। ये सुनने के बाद वीजिंग कांप जाता है एंड वीजिंग अपने हाथ को भी ऊपर नहीं कर पा रहा था, इतनी ज़ोर से मैडम यू ने वीजिंग को उस स्टिक से मारा था। मैडम यू देखती है और बोलते, जरा मेरा मुंह क्या देख रहे हो, भागो यहाँ से। ये सुनकर वीजिंग डर कर भाग जाता है एंड वो सर्वेंट जो यहाँ पर देख रहा था खड़े होकर वो भी बहुत बुरी तरह से डर जाता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि ये औरत पूरी तरह से जालिम है। ये कैसे मार सकती है इसे, बल्कि ये भी तो। लेकिन इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि मैडम यू गुस्से में उस सर्वेंट को देखती है और बोलती है कि तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से, तुम्हें भी खाना है क्या? वो सर्वेंट डर के मारे वहाँ से भाग कर चला जाता है एंड वो काम को करने लगता है। वीजिंग जल्दी से किचन में आता है एंड वो अपने हाथ को देखता है जिस पर लाल कलर का निशान बन चुका था एंड बहुत बुरी तरह से वो डरा हुआ था। वीजिंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे एंड वो बिल्कुल भी अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा था। वीजिंग अपने एक हाथ से ही जल्दी जल्दी करके चाय को बनाने लगता है। वीजिंग थोड़ी देर के बाद ही जो चाय थी उसे भी प्रिपेयर करता है, कॉफ़ी भी बनाता है एंड जूस को भी रेडी करता है। वीजिंग कॉफ़ी लेकर भागते हुए जल्दी से जो हॉल था उसमें आता है एंड वो कॉफ़ी को देता है और बोलता है, मैडम कॉफ़ी। मैडम जो यू थी वो देखती हैं और जल्दी से उसके हाथ से कॉफ़ी देती हैं, लेते हुए बहुत ही यूजलेस कहीं का।
एंड वो बोलकर वहाँ से उठकर चली जाती है। वी जिंग जाते हुए उन्हें देखता है एंड वो अपने आंसुओं को जो है अपनी आंखों में ही दबा लेता है। फिर वी जिंग मुड़कर वापस से किचन में जाता है एंड फिर वो किचन के अंदर काम करने लगता है। वी जिंग पूरा ब्रेकफास्ट बनाता है। ब्रेकफास्ट बना लेने के बाद वी जिंग चुपचाप जो है वहाँ से जाने लगता है। तभी मैडम यू रेडी होकर वहाँ से नीचे उतरती हैं एंड वो बोलती है कि खाना लग गया। वी जिंग बोलता हाँ हाँ मैम लग गया। वी जिंग बहुत डरा हुआ था एंड वो भाग कर जाता है एंड खाने को 2 मिनट में लगा देता है टेबल पर। इसके बाद धीरे धीरे करके मैडम यू टेबल पर आकर बैठती हैं एंड फिर वो खाने को देखती है और बोलती है कि तुम बिल्कुल यूज़लेस हो एंड कम से कम खाना तो टेस्टी बना लिया करो। हाँ, वी जिंग डर जाता है और बोलता है आई एम सॉरी, मैं कल ट्राई करूँगा नेक्स्ट से अच्छा बनाने के लिए। इसके बाद मैडम यू घूर कर देखती हैं और बोलती मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। ये सुनकर वी जिंग वापस से किचन में चला जाता है एंड फिर वो वहीं पर खड़ा रहता है। उधर जो डिशेस थी फिर वो उन्हें पिक करता है एंड वापस से जो है डाइनिंग टेबल पर उन्हें सजाने लगता है। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि लगभग 19 साल का था एंड उसके हेयर मैसी थे एंड वो आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग मम्मा। वो अभी भी नींद में लग रहा था। मैडम यू उसे देखती हैं और बोलते ओ मेरा बच्चा, क्या तुमने कल रात को अच्छे से नींद ली? हाँ बेटा, तुम इतनी पार्टीज में क्यों जाते हो? देखो कितना थके हुए लग रहे हो तुम। ये बोलकर वो मैडम यू जो थी अपने बेटे को देखती है जिसका नाम जियांग चेंग है। जियांग चेंग देखता है मैडम यू को और बोलता है मम्मा आप तो जानती ही हैं कि पार्टीज़ बहुत ही फन लायक होती हैं एंड मुझे इंजॉयबल अपनी लाइफ को करना है। ये सुनकर मैडम यू बोलती है हाँ ठीक है कर लेना इंजॉय, ओके। एंड फिर वो वीजिंग को घूर कर देखती है और बोलती है मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ मेरे बेटे के लिए जूस लेकर आओ। ये सुनकर वीजिंग बोलता हाँ हाँ मैम एंड वो जल्दी से चला जाता है। जियांग चेंग देखता है अपनी मॉम को एंड बोलता है मॉम इट्स ओके ना, एंड वो ले आएगा बेचारा, अब क्यों डांट रही है। मैडम यू देखती हैं और बोलती है कि तुम नहीं जानते इन नौकरों को। जियांग चेंग बोलता है मॉम आप भी जानते हैं कि वो नौकर नहीं है। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती है शट अप एंड मुंह बंद करो अपना और काम करो। जियांग चेंग चुप कर जाता है एंड फिर वो अपनी मॉम को देखता है एंड कुछ भी नहीं बोलता। फिर वीजिंग भाग कर जूस लेकर आता है एंड फिर वो जियांग चेंग को जूस देता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक लड़की भी आती है एंड सच में वो तो उससे भी ज़्यादा भयंकर थी। वो आते ही बोलती है हे यू सर्वेंट जाओ एंड मेरे लिए मेरी कॉफ़ी लेकर आओ। ये सुनने के बाद वीजिंग भाग कर जाता है एंड कॉफ़ी लेकर आता है। वीजिंग आते टाइम जो है स्टूल से टकरा जाता है एंड वीजिंग के पैर में चोट भी लग जाती है जिससे कॉफ़ी थोड़ी सी नीचे गिर जाती है। वीजिंग इसे डर जाता है। ये तो ठीक हुआ मैडम यू ने उसे देखा नहीं वरना फिर से उसे स्टिक से मार पड़ती। वीजिंग जल्दी से उस कॉफ़ी को दोबारा से फिल करता है एंड उसे लेकर आता है एंड फिर दे देता है। इसके बाद वो लड़की कॉफ़ी को लेती है एंड उसका एक सिप लेती है और बोलती है मुझे तो समझ नहीं आता ये कॉफ़ी है या कितनी बकवास है। हाँ, ये बोलकर वो उस कॉफ़ी को वीजिंग के पूरे फेस पर डाल देती है। वीजिंग बहुत ही बुरी तरह से जल जाता है। उसकी चेस्ट पर वो गरम गरम कॉफ़ी गिर गई थी एंड वीजिंग अपने लिप्स को बाइट कर लेता है ताकि वो मतलब कोई भी आवाज़ ना निकाल सके। इसके बाद वीजिंग बोलता है सॉरी माफ़ कर दीजिए मैं भी दूसरी लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो लड़का वीजिंग वापस से भाग जाता है एंड किचन में आता है एंड वो अपने दर्द को इग्नोर करके फिर से कॉफ़ी बनाता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने दोबारा से कॉफ़ी नहीं बनाई तो उसे मार पड़ेगी। वीजिंग कुछ देर के बाद ही कॉफ़ी बनाकर वापस लेकर आता है एंड वो लड़की पीती है एंड फिर वो कुछ भी नहीं बोलती। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी सीढ़ियों से चलकर नीचे आता है एंड वो आकर एक मेन चेयर पर जाकर बैठ जाता है। मैडम यू उसे देखती हैं एंड वो स्माइल करते हुए बोलती हैं डार्लिंग कैसे हो तुम। ये सुनकर जो पर्सन था वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ एंड तुम जानते हो कि हाँ आज हमें एक मीटिंग में जाना है। ये सुनकर मैडम यू बोलती हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ एंड मैंने फाइल्स को भी रेडी कर लिया है। आई होप कि वो हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर ले। ये सुनने के बाद वो पर्सन बोलता है उन्हें हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना ही होगा। तभी यान ली बोलती है डैड मुझे आपसे कुछ पूछना है। जियांग फेंग म्यान यान ली को देखते हैं और बोलते हैं हाँ प्रिंसेस बोलो तुम्हें क्या बोलना है। इसके बाद तभी जियांग फेंग म्यान का फ़ोन रिंग करता है। जियांग फेंग म्यान अपने फ़ोन को लेते हैं एंड वो चेक करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे जाना होगा, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, हमें निकलना होगा एंड मैं प्रिंसेस बेटा तुमसे आकर बात करूँगा। वीजिंग जो वहाँ पर खड़ा हुआ था अपने सर को नीचे किए हुए वो देखता है उसे जाते हुए पर्सन को एंड उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने मन में ही काफ़ी सारी डिज़ायर्स को रखता है एंड फिर वो चुपचाप अपने सर को नीचे करके वहाँ से चला जाता है किचन के अंदर। इसके बाद हम जियांग चेंग को देखते हैं जो अपनी बहन जियांग यान ली को देखता है और बोलता है यान ली तुमने उस पर कॉफ़ी क्यों फेंकी, तुम जानते थी कि कॉफ़ी बहुत अच्छी थी क्योंकि मैं जानता हूँ वो वीजिंग कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता है एंड तुमने उसके ऊपर उस हॉट कॉफ़ी को फेंक दिया। जियांग यान ली देखती है जियांग चेंग को एंड वो बोलती है कि ओह तुम्हें उस पर दया आ रही है, हाँ उस बास्टर्ड लड़के पर। ये सुनकर जियांग चेंग बोलता है कि कम से कम तुम थोड़ा तो उसे टॉर्चर करना बंद कर सकती हो ना।
ऑलरेडी ही वो बहुत सारी चीज़ें सहन कर रहा है। ये सुनने के बाद यान ली देखती है जियांग चैंग को एंड बोलती है कि ओह, तुम्हें सच में लगता है? मुझे लगता है कि कहीं तुम्हें उस पर दया तो नहीं आ रही है। हाँ बताओ। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता ऐसा नहीं है, बस मुझे पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। ये बोलकर जियांग चैंग अपने माउथ के अंदर ब्रेड का पीस लेता है एंड वो वहाँ से उसे खाते हुए निकल जाता है। जियांग याली वहीं पर बैठी रहती है एंड वो उस खाने को देखती है एंड फिर वो एक खाने को पीस अपने माउथ में लेती है एंड वो बोलती है कि कुछ भी हो, ये वीजिंग खाना बहुत डिलीशियस बनाता है, लेकिन ये बहुत ही घटिया है। ये बोलकर जियांग याली वहाँ से सीधा उठकर चली जाती है। वी जिंग जो किचन में था वो धीरे से आता है एंड चेक करता है तो वहाँ पर अब कोई नहीं था। वी जिंग चुपचाप खाने के प्लेट्स को वहाँ से उठाकर किचन में लेकर आता है एंड फिर वो उन खाने के प्लेट्स को देखता है। कुछ प्लेट तो ऐसी भी थी जिन्हें शायद टच भी नहीं किया गया था। वी जिंग ये देखकर अपने आप को संतुष्टि देता है अपने मन में एंड फिर वो उस प्लेट में से जो खाना था उस प्लेट को अच्छे से कवर करता है। उस प्लेट को अच्छे से कवर कर देने के बाद वीजिंग उन प्लेट को देखता है। वहाँ पर 3 प्लेट थी जिसके अंदर खाना था एंड उसे मतलब टच नहीं किया गया था। उसके बाद वीजिंग फिर अदर प्लेट को देखता है जिसमें कुछ झूठा खाना था। वीजिंग उस खाने को भी एक अदर प्लेट में निकालता है एंड उसे भी कवर करता है। वीजिंग उन 4 प्लेट को फिर अच्छे से वहीं पर रख देता है एंड फिर वो किचन का काम देखता है। वीजिंग फिर पूरे किचन के काम को फिनिश करता है। किचन के काम को फिनिश कर लेने के बाद वीजिंग फिर उन प्लेट को देखता है एंड फिर वो उन चारों प्लेट को एक बैग में डालता है एंड वो बाहर आता है एंड पूरे मैंशन को चेक करता है तो वहाँ पर कुछ सर्वेंट्स थे एंड और कोई भी नहीं था वहाँ पर। इसके बाद वीजिंग उस प्लेट को लेकर आता है, आई मीन जो बैग था उसे लेकर आता है जिसमें प्लेट्स थी खाने की। वीजिंग उन्हें लेकर जल्दी जल्दी छुपा कर वहाँ से चला जाता है। एक सर्वेंट वीजिंग को जाता हुआ देखता है एंड उसके फेस पर स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे पता है कि वीजिंग ये खाना कहाँ लेकर जा रहा है। इसके बाद वीजिंग उस बड़े से मेंशन से निकलकर बाहर आता है एंड फिर वो गार्डन को देखता है। वीजिंग गार्डन को थोड़ा सा साइड में जाता है एंड फिर उस गार्डन एरिया के पास ही एक रूम था छोटा सा जहाँ पर एक डोर था जिस पर फ्लावर्स लगे हुए थे एंड वो डोर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वीजिंग जाता है एंड फिर उस रूम के डोर को ओपन करता है एंड फिर वो उस रूम को देखता है। वीजिंग स्माइल करता है एंड वो अंदर आता है फिर डोर को बंद करता है। ये ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, बोल सकते हैं कि ये छोटा सा एक स्टोर रूम था जिसमें काफ़ी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। वीजिंग रूम के अंदर आता है एंड फिर वो जाकर वहाँ पर एक बोल सकते हैं टूटा फूटा सा सोफ़ा था जो कि बहुत ही पुराना था। उस पर जाकर बैठ जाता है एंड वो खाने की प्लेट को टेबल पर रखता है। फिर उसमें से जो खाने के प्लेट बचा हुआ खाना था उसे लेता है एंड फिर वीजिंग को वो खाना खाता है। वो खाना खा लेने के बाद वीजिंग फिर अपने उसी खाने में से थोड़ा सा खाना निकालता है एंड फिर वो उस खाने को जो है अपना रैबिट, उसका नाम तुजी है, उसे देखता है जो कि वीजिंग के बेड पर अभी तक सोया हुआ था। वीजिंग जाता है एंड उसे पकड़ता है और तुजी तुजी जो विंग का रैबिट था वो जैसे ही विंग की आवाज़ सुनता है तब वो जल्दी से उठ जाता है एंड स्माइल करते हुए बोल सकते हैं कि खुशी के मारे इधर से उधर कूदने लगता है बेड पर। वीजिंग फिर तुजी को थोड़ा सा वो खाना देता है। तुजी उस खाने को नहीं खाता। विंग बता मैं कैसे भूल जाता हूँ, तुम ये कैसे खाओगे? ओके तुम मेरे साथ गार्डन में चलो ठीक है। नहीं 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 मैं काम करता हूँ, तुम्हारे लिए यही कैरेट लेकर आता हूँ ठीक है। ये बोलकर वीजिंग जल्दी से अपने बोल सकते हैं कि उस रूम से बाहर निकल कर आता है। जल्दी से वो जाता है गार्डन में एंड फिर वो गार्डन में जहाँ पर उसने बोल सकते हैं गाजर उगाई थी वहाँ से वो गाजर लेकर आता है एंड तुजी को दे देता है। तुजी गाजर को देखकर बहुत हैप्पी होता है एंड वो जल्दी से उस गाजर को खाने लगता है। वीजिंग स्माइल करता है एंड फिर वो उस खाने को देखता है एंड जल्दी से वो खाना भी खा जाता है। इसके बाद वो तुजी को देखता है और बोलता है तुजी तुम यहीं पर रहना, मैं जा रहा हूँ ये खाना देने उन्हें ठीक है। ये बोलकर फिर वो तुजी को देखता है एंड फिर उस खाने की प्लेट को लेता है एंड वो जल्दी से लेकर उन खाने की प्लेट को अपने आप को देखता है। वीजिंग जल्दी से अपने क्लोथ को चेंज करता है। वो एक ब्लैक कलर की हुडी पहनता है जिसका कलर ऑलमोस्ट उड़ चुका था। फिर वो उस हुडी को पहनता है, अपने सर पर करता है एंड वो साइड में एक जो मास्क था उसे लेता है एंड अपने फेस पर लगाता है। फिर वीजिंग जो है उस खाने की प्लेट के बैग को लेकर सीधा अपने घर से बाहर निकलता है। उस रूम से बाहर निकलने के बाद उसे लॉक करता है एंड फिर वो उस घर से बाहर निकल जाता है गार्डन से होते हुए। जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड था वो विंग को देखता है एंड उसे ग्रीट करता है। वीजिंग बोलता है अंकल कैसे हैं? ये देखने के बाद वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो देखता है और बोलता है वीजिंग बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं मास्टर? ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है मैं ठीक हूँ एंड मैंने कितनी बार कहा है आपसे प्लीज़ मुझे मास्टर मत कहा करो। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है कि बेटा मैं तुम्हें जानता हूँ अच्छे से,
एंड तुम भी मेरे मास्टर ही हो। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है अंकल आप बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ये सुनने के बाद वो पर्सन स्माइल करता है और बोलता है बेटा खाना देने जा रहे हो। ये सुनकर वीजिंग बोलता है ओह मैं भूल गया अंकल, हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वीजिंग उस खाने के पैकेट को लेकर वहाँ से चला जाता है। वीजिंग काफ़ी दूर चलने के बाद एक गार्डन में आता है एंड फिर वो उस गार्डन के अंदर जाता है। फिर वीजिंग एक बोल सकते हैं कि टनल थी, उस टनल के पास जाता है एंड वहाँ जाकर बोलता है बेबीज़। तभी अचानक से वहाँ पर 4 बच्चे आते हैं जो कि मतलब बहुत ही बोल सकते हैं कि कम एज के थे, जिनमें से एक 8 साल का था, एक 5 साल का था एंड एक 10 साल का था एंड एक जो 15 साल का था। वो बच्चे आते हैं एंड विंग को देखते हैं एंड बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं एंड बोलते हैं गगा। ये बोलकर वो वीजिंग को टाइट करके गले लगा लेते हैं। वीजिंग भी उन बच्चों को जाकर गले लगा लेता है एंड बोलता है ओ सच में तुम लोगों ने खाना नहीं खाया ना। वो बच्चे देखते हैं विंग को और बोलते हैं नहीं गगा हम आपका वेट कर रहे थे, आप ही तो हैं जो हमें खाना खिलाते हैं। ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है चलो जल्दी जल्दी करके खाना खा लो। वीजिंग वो खाने का पैकेट फिर उन बच्चों को दे देता है एंड फिर वो बच्चे फिर वीजिंग के हाथों से उन खाने के पैकेट को लेते हैं एंड फिर वो उस टनल के अंदर जाते हैं एंड खाने को खाने लगते हैं। वीजिंग उन्हें खाना खाता हुआ देखता है एंड स्माइल करता है और बोलता है मम्मा देखा मैंने इनकी हेल्प की एंड मुझे बहुत खुशी हुई। ये बोलकर वीजिंग जो है अपना हाथ अपने नेक पर रखता है जहाँ पर उसके गले के अंदर एक चेन थी एंड उस चेन के अंदर बोल सकते हैं एक रिंग थी। वीजिंग उस रिंग को पकड़ता है और बोलता है मिस यू मम्मा एंड फिर वो स्माइल करता है। वीजिंग को तभी अपने हाथ में पेन होता है। वीजिंग अपने हाथ को देखता है जहाँ पर बहुत ही रेड कलर का गहरा निशान बन गया था। वीजिंग उसे देखता है एंड वीजिंग की आंखों से एक आंसू गिर जाता है। वीजिंग उसे वाइप करता है एंड फिर वो बोलता है बच्चों अब मुझे जाना होगा ठीक है। ये सुनने के बाद वो बच्चे विंग को देखते हैं और बोलते हैं गगा क्या आप कल भी हमारे लिए खाना लेकर आएंगे। ये देखकर वीजिंग जो है वहीं पर रुक जाता है एंड उस बच्चे को देखता है जो कि सिर्फ 5 साल का था एंड वो वीजिंग को देख रहा था होपफुल नज़रों से। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा एंड मैं कोशिश करूँगा रात को भी तुम लोगों के लिए खाना लाने के लिए। ये सुनने के बाद वो बच्चे विंग को देखते हैं एंड स्माइल करते हैं। वीजिंग फिर अपने आंखों में जो आंसू थे उन्हें हाइड करता है एंड वो वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग फिर घर के लिए कुछ सामान खरीदता है क्योंकि उसके पास थोड़े पैसे थे उन सामान को ख़रीदने के लिए, क्योंकि वीजिंग को घर का सामान लेना होगा एंड वीजिंग ही है जो किचन का सामान लेता है अगर कुछ भी ख़त्म हो जाता है तो। एंड वीजिंग को एक एक पैसे का हिसाब मैडम यू को देना पड़ता है। वीजिंग फिर उन पैसों से चुपचाप करके घर का जो किचन का सामान था वो ख़रीद लेता है एंड फिर वो आ ही रहा था। तभी अचानक से विंग की नज़रें एक फ्लावर शॉप पर जाती है। वीजिंग उस फ्लावर शॉप को देखता है एंड फिर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वीजिंग उस फ्लावर शॉप को देखते हुए पूरी तरह से mesmerize हो जाता है क्योंकि वीजिंग फ्लावर्स को बहुत प्यार करता है, उसे बहुत पसंद है फ्लावर्स। क्योंकि जब भी वीजिंग फ्लावर को देखता है तब उसे उसकी मॉम की याद आ जाती है क्योंकि वीजिंग की मॉम को भी फ्लावर्स बहुत पसंद थे एंड बचपन में वीजिंग अपने घर के आगे जो गार्डन है वहाँ पर फ्लावर्स लगाया करता था एंड वीजिंग ने उन गार्डन के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स लगाए हैं अपनी मॉम की यादों में। वीजिंग बोलता है लेकिन फिर वो चुप हो जाता है एंड फिर वो उस फ्लावर शॉप के जो फ्लावर्स का बुके था एक बहुत ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर के फ्लावर्स उसमें लगे हुए थे। वीजिंग उसे देखने में इतना मेस्मराइज हो जाता है कि वो सब कुछ देखना ही भूल जाता है। वहाँ पर काफ़ी सारी कारें भी खड़ी हुई थी ब्लैक कलर की एंड कुछ गार्ड्स भी खड़े हुए थे। वीजिंग जो है वो उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो फ्लावर शॉप के अंदर चला गया एंड गलती से उसका हाथ एक फ्लावर बुके से टच हो जाता है एंड वो फ्लावर का बुके नीचे गिर जाता है एंड जैसे वो नीचे गिरता है उसके फ्लावर्स जो उसमें थे वो कुछ बिखर जाते हैं एंड एक आवाज़ भी आती है क्योंकि वहाँ पर एक फ्लावर बाज भी था जो नीचे गिरकर टूट चुका था। जैसे ही वो फ्लावर बाज नीचे गिरता है जो बोल सकते हैं शॉप का ओनर था वो भागकर बाहर आता है एंड विंग को देखता है एंड बोलता है यू इडियट, तुम्हारी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया है एंड तुम ये कैसे कर सकते हो, मुझे पे करो इसके, तुम्हें पता भी है कितना महंगा है। ये सुनकर वीजिंग डर जाता है एंड वो फ्लावर शॉप का पर्सन वीजिंग को स्लैप करता है। वीजिंग जो है वो नीचे गिर जाता है एंड फिर वो चुपचाप जो है नीचे बैठा रहता है। वो फ्लावर शॉप का ओनर बोलता है कि तुम जैसे ऐसे भिखारी लोग ही आते हैं यहाँ पर एंड ऐसे नुकसान करके चले जाते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए इसके। वो फ्लावर शॉप का ओनर दोबारा से विंग को मारने वाला था लेकिन तभी एक पर्सन आता है वहाँ पर एंड वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। जैसे ही वो फ्लावर शॉप का ओनर अपने सामने उस पर्सन को देखता है तब वो अपने सर को नीचे करता है और बोलता सर आप यहाँ पर। जो पर्सन उसके सामने था वो बोलता है कि एक फ्लावर ही नीचे गिरा है एंड तुमने इस पर्सन को ऐसे मारा क्यों। हाँ, अगर उससे गलती से गिरा है, मैंने देखा है गलती से गिरते हुए इसे,
ये सुनकर वो फ्लावर शॉप का ओनर बोलता है कि सर लेकिन इसने मेरा नुकसान कर दिया है, मुझे मेरे पैसे इससे वापस चाहिए। ये सुनने के बाद वो पर्सन देखता है उस लड़के को जो लगभग दिखने में 19-20 साल का लग रहा था। ये सुनने के बाद वी जिंग जल्दी से उठ जाता है एंड फिर वो बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गलती से गिर गया है, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। ये सुनने के बाद वो फ्लावर शॉप का ओनर बहुत ही गुस्से में आ जाता है एंड वो बोलता है तुम्हारी औकात ही नहीं है मेरी शॉप पर आने की एंड तुमने इतना नुकसान कर दिया है मेरा, मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। वी जिंग बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है सच में। वो फ्लावर शॉप का ओनर बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। तभी वो पर्सन ब्लैक कोट पैंट में जो वहाँ पर खड़ा हुआ था वो आता है और बोलता है मैं पैसे दूंगा। ये सुनकर वी जिंग शॉकिंगली उस पर्सन को देखता है। वी जिंग जब उस पर्सन को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसके सामने खड़ा हुआ वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था एंड सच में वो एक बोल सकते हैं एंजल की तरह दिख रहा था। वो शॉपकीपर जो था वो देखता है उस पर्सन को अपने सामने खड़े हुए एंड वो बोलता है कि लेकिन आप, तो वो पर्सन बोलता है मैंने कहा ना मैं पे करूँगा। ये सुनने के बाद वो शॉपकीपर चुप हो जाता है एंड फिर वो देखता है और बोलता है जी। तो वो पर्सन बोलता है कि कितने का है तुम्हारा ये, हाँ कितना नुकसान हुआ तुम्हारा। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि 5000 युआन। ये सुनने के बाद जो पर्सन उसके सामने खड़ा हुआ था वो उस शॉपकीपर को देखता है एंड फिर वो उस फ्लावर बुके को देखता है एंड फिर वो अपने मन में स्मिक करता है और बोलता है पैसे का लालची। फिर वो अपने वॉलेट से अपना मतलब एक कार्ड निकालता है एंड फिर वो बोलता है इसमें से जितना तुम्हारा इस नुकसान हुआ है इसका पेमेंट काटो एंड जल्दी से मुझे मेरा कार्ड वापस दो। वो शॉपकीपर जो था वो देखता है कार्ड को एंड फिर वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर वहाँ पर उस पर्सन का एक गार्ड आता है और बोलता है सर मैं करता हूँ। इसके बाद जो गार्ड था वो उस पर्सन के हाथों में से उस कार्ड को लेता है एंड उसे लेकर वो शॉपकीपर के साथ अंदर चला जाता है उस शॉप के अंदर। फिर वो गार्ड अंदर आता है एंड फिर वो उस फ्लावर का जो बुके था उसका जो नुकसान हुआ था उसे पे करता है एंड ब्लैक कार्ड को लेता है एंड फिर वो फ्लावर बुके लेकर एक बड़ा सा बाहर आता है। उस गार्ड के हाथों में एक बहुत बड़ा सा फ्लावर बुके था जिसके अंदर वाइट रेड कलर के रोज़ लगे हुए थे। वो कार्ड आता है और बोलता है सर मैंने पे भी कर दिया है एंड इसका भी पे कर दिया है। वो पर्सन देखता है और बोलता है तभी एक बोल सकते हैं लड़की वहाँ पर आती है और बोलती है मिस्टर लैन हमें चलना होगा, सर आ चुके हैं। ये सुनने के बाद वो पर्सन पीछे टर्न होता है और बोलता है ठीक है एंड फिर वो उस लड़के को देखता है जो कि डरा सहमा वहाँ पर खड़ा हुआ था। फिर वो उसके पास जाता है एंड बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पे कर दिया है तुम्हें, ठीक है। वी जिंग अपने फेस को थोड़ा सा ऊपर करता है एंड वी जिंग की आंखों में आंसू थे। ये देखकर उसके सामने खड़ा हुआ पर्सन बोलता है हे बॉय तुम्हें क्या हुआ है, हाँ तुम्हें ऐसे रोने की ज़रूरत नहीं है, हाँ मैंने कहा ना मैंने पे कर दिया है, अभी तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जब वो पर्सन देखता है उस बॉय के फेस को तो वो देखता ही रह जाता है। सच में ये लड़का बहुत प्यारा था। जो उसके सामने पर्सन खड़ा हुआ था वो बोलता है कि सच में तुम बहुत प्यारे हो एंड बहुत क्यूट भी हो। ये बोलकर वो वी जिंग के बालों को रफल करता है। आई मीन अच्छे से नहीं कर पाता है क्योंकि वी जिंग के फेस पर हुडी थी। वी जिंग के बाल कवर थे लेकिन सच में उसके फेस पर भी मास्क लगा हुआ था एंड वो पर्सन जो था वो विंग को देखता है एंड देखता ही रह जाता है। वी जिंग एक क्यूट लिटिल बेबी की तरह था जो मतलब बहुत प्यारा था। इसके बाद फिर वो अपने आप को बोलता है कि सच में तुम बहुत प्यारे हो लड़के एंड तुम्हारा नाम क्या है। वी जिंग देखता है और बोलता है मेरा नाम वी जिंग है एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने पैसे दिए एंड ये सब किया। वो देखता है कि ये लड़का बोलते हुए कितना घबरा रहा है। फिर वो बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं, मेरा नाम लाइन सिचन है एंड तुम बहुत ही प्यारे हो। तभी वो सेक्रेटरी बोलती है कि सर हमें चलना होगा, वो आ चुके हैं। फिर लाइन सिचन पीछे टर्न होते हैं एंड बोलते हैं कि हाँ ठीक है। इसके बाद वो देखते हैं और बोलते हैं बाय, हम फिर मिलेंगे कभी। ये सुनकर वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है लेकिन सर आपने इतने पैसे दिए, मैं आपको रीपे कैसे करूँ। जी लाइन सिचन रुक जाते हैं एंड विंग को देखते हैं और बोलते हैं कि इट्स ओके कोई बात नहीं, मैंने बस ऐसे ही तुम्हें दे दिए एंड रुको एक मिनट। फिर वो जल्दी से वही ब्लू कलर के फ्लावर्स का बुके उठाता है एंड विंग को देता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए, तुम बहुत प्यारे हो एंड स्माइल करते रहना, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। वी जिंग देखता है और बोलता लेकिन लाइन से चैन बोलते हैं कि नहीं तुम मना मत करना,
मैं तुम्हें ये दिल से दे रहा हूँ एंड अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे तो उसे रख लेना चाहिए। विंग बोलता लेकिन लैंस सिचन बोलते लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ठीक है। एंड फिर लैंस सिचन मुड़कर अपने सेक्रेटरी को देखते हैं और बोलते हैं इसका पे कर दो, ठीक है। ये सुनने के बाद वो सेक्रेटरी बोलती है ओके सर। एंड फिर वो सेक्रेटरी जो है उस फ्लावर बुके का पे कर देती है। लैंस सिचन जल्दी से कार में बैठ जाते हैं एंड वो जाते टाइम एक बार मुड़कर पीछे विंग को देखते हैं जो कि शॉक में वहीं पर खड़ा हुआ था एंड उसके हाथों में वही ब्लू कलर का फ्लावर बुके था। एंड वीजिंग स्माइल करता है एंड फिर वो उस फ्लावर बुके को देखता है। फिर वो सेक्रेटरी पे करके वहाँ से चली जाती है। वीजिंग उस फ्लावर बुके को देखकर स्माइल कर रहा था। वो बहुत हैप्पी था क्योंकि पहली बार उसकी मॉम के अलावा उसे किसी ने कुछ दिया था इतने सालों बाद। वी जिंग फिर उस फ्लावर बुके को लेकर सीधा वहाँ से निकल जाता है एंड फिर से वापस वो वी मैंशन आता है एंड फिर वो अंदर जाते टाइम एक बार पीछे मुड़कर सभी चीज़ें सोचता है एंड फिर वो चुपचाप वी मैंशन के अंदर चला जाता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि द डेविल फैन फिक्शन का ये फर्स्ट पार्ट आपको पसंद आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे कैसा लगा एंड ढेर सारी कमेंट करना, आपके कमेंट से ही पता चलेगा कि फ़ैन फिक्शन कैसा है। ओके तो सी यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। ये फ़ैन फिक्शन बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होने वाला है। आई मीन इतना नहीं बोलूँगी लेकिन हाँ थोड़ा बहुत होगा। ओके हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।